इस कहानी का आगाज़ होता है 150 साल कबल, जब नोकिया के मालिकान ने अपने काम का आगाज़ पेपर मिल बनाने से किया था। वक्त गुजरता गया और दुनिया जदीद से जदीद होती गई। इस कंपनी के कारोबार को एक्सपेंड करते हुए फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया गया और 1980 में 1G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहला कार फ़ोन की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम मोबाइरा सेनेट्रा था, जिसको खातिर ख्वाह मकबूलियत ना मिली। और साल 1994 में 2G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नोकिया ने 2110 को लॉन्च किया, जिसके 2 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर्स मौसूल हुए। नोकिया का उरूज तो हम सबके सामने ही है, लेकिन नोकिया का ज़वाल जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिबल है, उसकी कहानी आज की इस वीडियो में। 20वीं सदी के आगाज़ में नोकिया ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट 1100 और 1110 लॉन्च किए और बहुत ही ज़्यादा कामयाबी भी हासिल करी। इसकी प्रोडक्ट लाइन इतनी ज़्यादा कामयाब थी कि 10 में से 8 बिकने वाले फ़ोन्स नोकिया के हुआ करते थे। इसके मुकाबले में दीगर कंपनियां सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थीं। इसके बाद वक्त आगे गुजरता चला गया और फिर 2007 में एक रेवोल्यूशन आया। वो रेवोल्यूशन एप्पल आईफोन की शक्ल में था, जब स्टीव जॉब्स ने फुली टच ओएस सिस्टम के साथ आईफोन को लॉन्च किया। इसने पूरी मार्केट को अपनी तरफ राग़िब किया, क्योंकि ये फ़ोन्स बेहतरीन हार्डवेयर के साथ साथ बेहतरीन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि नोकिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह बाद भी साबित हुई। और साथ ही 1100 और 1110 में लोगों का इंटरेस्ट जाता गया और लोगों को राग़िब आईफोन की तरफ होना पड़ा। इसके अगले ही साल कंपटीशन और टफ हो गया, यानी कि 2008 में गूगल ने भी एंड्रॉयड को लॉन्च किया, जिसने मार्केट में कंपटीशन को मज़ीद बढ़ाया और नोकिया के लिए जगह कम से कम होती चली गई। मगर नोकिया ने हार नहीं मानी और मार्केट में दोबारा अपनी जगह बनाने के लिए फुली फंक्शनल टच स्क्रीन फ़ोन यानी कि 5800 एक्सप्रेस म्यूज़िक को लॉन्च किया, जिसने कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल करी। मगर इसका बेहतरीन हार्डवेयर तो था, मगर सॉफ्टवेयर की कमी इसमें फिर भी महसूस होती हुई नज़र आई। लेकिन ये वो वक्त था जब नोकिया की तरफ लोगों की जो तवज्जो थी वो कम तो हो गई थी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा था, मार्केट में कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा थे। गूगल और आईफोन की शक्ल में हमें स्ट्रॉन्ग और तगड़े कंपटीशन मार्केट में नज़र आ रहे थे, लेकिन यही वजह नहीं थी नोकिया की नाकामयाबी की, नोकिया के ज़वाल की। इसके अलावा भी कुछ ऐसा था जिसने नोकिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नोकिया के ज़वाल की असल वजह इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जिसने नोकिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसका नतीजा हमें आज नज़र भी आता है कि नोकिया मार्केट में नज़र ही नहीं आता, बल्कि नोकिया के कॉम्पिटिटर एप्पल और गूगल आज मार्केट में छाए हुए हैं। साल 2006 में नोकिया के साबका वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ डिज़ाइन फ्रैंक न्योवा ने रिज़ाइन कर दिया और नोकिया में मैनेजमेंट की तब्दीली नज़र आई। साल 2006 ये वो वक्त था जब मैनेजमेंट की तब्दीली के बाद नोकिया की जो उड़ान थी वो थोड़ी रुक सी गई। क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। ये वो वक्त था जब नोकिया अपना काफ़ी ज़्यादा बजट रिसर्च के ऊपर लगाता था और नोकिया की मैनेजमेंट इस रिसर्च के सामने एक बैरियर भी साबित हुई, क्योंकि नोकिया ही वो पहली कंपनी थी जिसने प्रोटोटाइप टच स्क्रीन टैबलेट भी बनाया था, लेकिन उसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। आप कह सकते हैं कि नोकिया मूव ऑन करने में थोड़ा स्लो साबित हुआ, क्योंकि नोकिया के इंजीनियर्स की जानिब से ये कहा गया कि आईफोन की टेक्नोलॉजी पर काम करना काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित होगा। इसीलिए नोकिया ने 2G नेटवर्क्स के ऊपर काम करना कंटिन्यू किया, जबकि इसके मुकाबले में इसके कॉम्पिटिटर्स 3G टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव ऑन कर चुके थे। लेकिन साल 2007 से 2008 के दरमियान नोकिया को ये बात समझ में आ गई कि उन्हें iOS सिस्टम की तरह ही एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और साल 2008 में उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक टीम को कहा गया कि वो सैम्बियन की अपग्रेडेशन के ऊपर काम करें, जबकि दूसरी टीम मीगो को बनाने में लगी थी, जो कि बिल्कुल ही नया सिस्टम था। लेकिन इन 2 टीमों की तकसीम इंटरनल पॉलिटिक्स की
वजह बनी और नोकिया को इसका नुकसान आगे मुस्तकबिल में उठाना पड़ा। साल 2006 से 2009 तक नोकिया के साबका चीफ डिज़ाइनर एलिस्टर कर्टिस ने इस बात को बाखूबी जान लिया कि हम डिज़ाइन की अपग्रेडेशन के ऊपर काम करने से ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों टीमें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक रेस में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। जिसके बाद नोकिया के की बिजनेस पार्टनर्स भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए। चिप मैन्युफैक्चरर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव क्वेलकम पॉल ने भी 2008 में नोकिया के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी मेन कंप्लेन ये थी कि नोकिया अपॉर्चुनिटीज को हाथ से गंवा रहा है, क्योंकि उसके अंदर फैसले वक्त के साथ हो नहीं रहे, और फैसले हो भी रहे हैं तो तकरीबन 6 से 9 माह बाद। नोकिया की मैनेजमेंट मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजमेंट की तरह काम करती हुई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वक्त पर फैसले नहीं किए जा रहे थे और वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा था। मार्केट में कंपटीशन टफ से टफ होता चला जा रहा था। फिर नोकिया की मैनेजमेंट के सामने एक ऑप्शन ये भी रखा गया कि नोकिया के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन नोकिया की मैनेजमेंट ने इंतहाई मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस आइडिया को भी ठुकरा दिया। इसके बाद 2010 का वक्त आता है जब कैनेडियन शहरी स्टीफन एलॉप को नोकिया का सीईओ बना दिया गया। ये वो ही थे जिन्होंने एडोब और माइक्रोसॉफ्ट में बाकायदा तौर पर काम किया था और मल्टीनेशनल्स कंपनी का इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी था। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो उस वक्त नोकिया काफ़ी ज़्यादा पैसे यानी कि $5 बिलियन तक रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहा था, जो कि पूरी मोबाइल की इंडस्ट्री का 30% बनता है। लेकिन इतनी रकम खर्च करने के बाद भी नोकिया ने अपने कॉम्पिटिटर्स के टक्कर का सॉफ्टवेयर ना बनाया और नोकिया को ये बात रियलाइज़ हो गई कि N8 और N900 दोनों ही एक बेहतर अटैम्प्ट्स तो थी, लेकिन आज भी हमें सॉफ्टवेयर्स पर काम करने की ज़रूरत है। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मिस्टर एलॉप ने दुनिया भर की लैब्स के दौरे किए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जा कर के बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नज़र नहीं आई। सॉफ्टवेयर की रेस में नोकिया को आगे ले जाने के लिए मिस्टर एलॉप्स की तमाम कोशिशें नाकामयाब रहीं, तो मिस्टर एलॉप्स ने फैसला किया कि मुतालिका अफसरान को एक जगह पर बिठाकर कॉन्फ्रेंस की जाए, और ये कॉन्फ्रेंस जर्मनी में 3 दिनों तक चलती रही। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में 2 सॉफ्टवेयर सामने आए जो कि नोकिया के अंदर ही बनाए गए थे, यानी कि सिम्बियन एक्स जो कि सिम्बियन का अपग्रेडेड वर्जन था, और दूसरा मीगो। इस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी वाज़ेह हुई कि तमाम ही अफसरान अपनी जॉब्स को बचाने में लगे हुए हैं। इस बात पर किसी की भी तवज्जो नहीं कि नोकिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बस सॉफ्टवेयर्स को बना करके सामने लाया गया। लेकिन ये कामयाबी भी एक बेहतर कदम साबित हुई, क्योंकि मीगो को आने वाले प्रोडक्ट लाइन के अंदर लॉन्च किया गया और इसके बाद N9 प्रोडक्ट लाइन का आगाज़ किया गया, जो कि देर से ही सही लेकिन एक बेहतर और सही फैसला था, क्योंकि इसके मुकाबले में iOS यानी कि आईफोन और गूगल अब अपने ऐप स्टोर्स पर काम कर चुके थे और वो नोकिया से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे, जिसकी वजह से नोकिया के जो फैसले थे वो देर से साबित हो रहे थे। लेकिन मीगो को लॉन्च करने के बाद नोकिया थोड़ा संभलता हुआ नजर भी आया। लेकिन मीगो की ये कामयाबी का सफ़र काफ़ी ज़्यादा तवील ना हो सका, क्योंकि 2012 में मिस्टर एलॉप की जानिब से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बाल्मर के साथ मिलकर उन्होंने जॉइंटली पार्टनरशिप का ऐलान किया, जिसमें इस बात का भी ऐलान किया गया कि नोकिया अब माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करने जा रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को नोकिया के प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके बाद लूमिया सीरीज़ को लॉन्च किया गया, जिसमें लूमिया 800 और 900 शामिल है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से नोकिया को ओवरकम सैमसंग ने कर लिया, यानी कि सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2013 में बन चुकी थी, जो कि नोकिया के लिए किसी धचके से कम ना था। लेकिन मार्केट में कम जगह होने के बावजूद भी नोकिया जद्दोजहद करता रहा और फिर आगे चलकर लूमिया 925 को लॉन्च किया गया, जो कि 900 का ही वर्जन था, जिसके अंदर बेहतर डिज़ाइन यानी कि एल्युमिनियम डिज़ाइन भी शामिल था और सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट था, और साथ ही इसके अंदर 41 मेगापिक्सल शूटर कैमरा को भी लॉन्च किया गया, जिसने थोड़ी सी जगह तो बनाई लेकिन इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ समेट ना सका। इसकी एक बड़ी वजह विंडोज़ फ़ोन के अंदर ऐप्स को यूज़
यूज़ करना था जो कि यूज़र फ्रेंडली थी नहीं। हमें भी मालूम है कि विंडोज़ को मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करना आसान काम नहीं, इसके बरक्स एंड्रॉयड और आईओएस में एप्लीकेशंस को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, जो कि नोकिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह बात हुई। इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से नोकिया को तकरीबन 115 मिलियन यूरोस का नुकसान भी हुआ, जो कि नोकिया के रेवेन्यू का 24% बनते थे। कि वो नुकसान था जिसकी वजह से नोकिया को एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ा जिसके हवाले से किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर 3 सितंबर 2013 में ये वो वक्त था जबकि अनाउंस किया गया कि नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बिक चुका है। यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आया कि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को $7 बिलियन में ख़रीद लिया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि $50 बिलियन वाली कंपनी सिर्फ 7 बिलियन में ही कैसे फ़रोख्त हो गई। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुरू से ही स्टीफन एलॉप की नेक नियति नोकिया के साथ थी नहीं। फिर स्टीफन एलॉप्स ने भी सीईओ के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और माइक्रोसॉफ्ट को रीजॉइन कर लिया, जिसके लिए उन्हें $19 मिलियन भी दिए गए एज आ बोनस की शक्ल में, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि स्टीफन एलॉप ही वो शख्स हैं जिन्होंने नोकिया को डुबोया है। लेकिन ये तमाम इल्ज़ामात सिर्फ स्टीफन एलॉप के सर ही नहीं जाते, क्योंकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से नोकिया वक्त पर फैसले नहीं कर सका और लोगों को इस बात का मौका मिला कि वो इस बुरे वक्त से फ़ायदा उठा सकें। नोकिया की कामयाबियों की कश्ती को डुबोने में ये बात भी वाज़ेह है कि अक्टूबर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल बैरल हेड के जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि अब लूमिया सीरीज़ के आगे नोकिया नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट लूमिया लगेगा, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टफोन की दुनिया में अपना एक अहम कदम रखना चाहता था, जिसके लिए वो भी नाकामयाब रहा। इस नाम की तब्दीली के साथ ही नोकिया की कहानी का इख्तिताम भी हुआ और नोकिया, जो कि दुनिया की सबसे पहली फ़ोन बनाने वाली कंपनी थी, उसका इख्तिताम इतना टेरेबल होगा इस हवाले से किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बात से, इस कहानी से ये बात वाज़ेह है कि स्टीफन एलॉप की नेक नियति ना होना और इंटरनल पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लूप होल्स होने की वजह से नोकिया, जो कि सबसे ज़्यादा आगे हुआ करता था, वो सबसे पीछे हुआ और फिर पीछे होते के साथ ही साथ नोकिया ख़त्म भी हो गया। ये कहानी हमें एक सबक और भी देती है कि वक्त के साथ साथ जदीद होना वक्त की ज़रूरत है। अगर हम वक्त के साथ जदीद नहीं होंगे, अपने आप को जदीद नहीं करेंगे, तो हम भी इस बढ़ती हुई और तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई दुनिया में कहीं गुम होकर रह जाएंगे।